सुखद सर्वोत्तम भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। अब हम रियली आपको पढ़ाने चल रहे हैं। तो क्लास 2 खंडों में होगा। पहले हम लगभग 1 घंटा पोल्ट्री पढ़ाएंगे, फिर 1 घंटा आपको इकोनॉमी पढ़ाएंगे। यह प्रक्रिया 2 महीने तक चलती रहेगी। आप पूरी निष्ठा के साथ, पूरे मन के साथ, पूरे मनोयोग से पढ़ें और हम आश्वस्त हैं कि हम लोगों के सपने पूरे होंगे। सपने स्पष्ट हैं और सिलेबस वगैरह भी आपको बताया जा चुका है। फिर भी एक बार हम हल्का सा रिवाइज कर दे रहे हैं। अब हम राज व्यवस्था पढ़ाने चल रहे हैं। तो जो पुस्तकें मोस्टली आपके पास होनी चाहिए, एक आप परीक्षा मंथन या प्रतियोगिता दर्पण का विशेषांक खरीद लें, जिसमें थोड़ी सी आपको फैक्चुअल जानकारी मिल जाएगी। वो ले लें, आप फायदे में रहेंगे। दूसरा, आप भारतीय संविधान का वेयर एक्ट खरीद लें, क्योंकि आपके संविधान राज व्यवस्था की पढ़ाई में वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहेगा। इसके बाद एक किताब आप डॉक्टर BK शर्मा की भारतीय संविधान की ले लें फिलहाल, और बाद में DD बसु की ले लीजिएगा। तो इस तरीके से आप किताबें ले लें और पढ़ाई हमारे साथ चल के शुरू करें। ध्यान रहे, इससे बेसिक स्पष्ट होगा। समय के चलते दौर में वो रास्ते हम आपको बताते जाएंगे, समअप करते जाइएगा, जुटाते जाइएगा, चीज़ें बनती चली जाएंगी। 2 महीने में आपको पोल्ट्री और इकोनॉमी का एक बेहतर ढांचा, एक बेहतर खाका और एक बेहतर समझ डेवलप कर लेनी। तो भारतीय संविधान अथवा राज व्यवस्था जो प्रारंभिक परीक्षा का खंड 4 है और मुख्य परीक्षा के तृतीय प्रश्न पत्र में कुल 20 खंडों में 10 खंड इकोनॉमी और एग्रीकल्चर का ही है। यानी कि मुख्य परीक्षा में भी मुख्य परीक्षा में प्रश्न पत्र नंबर 2 है, जो पूरा का पूरा पॉलिटी, सुशासन, इसके बाद संविधान, सामाजिक न्याय, अब इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो द्वितीय प्रश्न पत्र 250 नंबर का कुल आपका जो है राज व्यवस्था और संविधान का ही है। तो यह पोर्शन जो शुरुआत में आपको पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि 250 नंबर के लिए मुख्य परीक्षा महत्वपूर्ण है और कम से कम 30 नंबर के लिए प्रारंभिक परीक्षा में महत्वपूर्ण है। कम से कम 14-15 क्वेश्चन तो GS में पूछे ही जाएंगे। किताबें यही महत्वपूर्ण रहेंगी और बाकी किताबें आपको बताई जा चुकी हैं। जैसे आप इसके लिए एक शोधार्थी मैगजीन है डॉक्टर AK वर्मा की, वो आप अवश्य पढ़ा करें। योजना कुरुक्षेत्र तो देखें ही पॉलिटिकल मैटर के लिए भी, और डॉक्टर अंशुमान तिवारी का लेख जरूर पढ़ें, पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो इंडिया टुडे का संपादकीय होता है। तो आई थिंक इतने से आपका काम चल जाएगा। सुस्पष्ट हो लें कि सुस्पष्ट तरीके से पढ़ें। जो पढ़ें एकदम से क्लियर पढ़ें। अगर कुछ चीज़ें छूटती हैं तो छोड़ दें, लेकिन जो चीज़ें आई खूब अच्छी तरीके से पढ़ें। इस तरीके से भारतीय राज व्यवस्था की यात्रा जो 2 महीने चलेगी, लगभग 10 से 15 लेक्चर में कंप्लीट होगी। जहाँ पे पहला लेक्चर होगा कानून का शासन और सत्ता के पृथक्करण का, दूसरा लेक्चर होगा संघ और राज्य क्षेत्र, जो ज़्यादा डिटेल होगा नए राज्यों के बनने के संदर्भ में या राज्य पुनर्गठन आयोग के संदर्भ में, एक बड़ा सा नए राज्यों का निर्माण कैसे होगा, संसद की भूमिका क्या होगी, ये सब चीज़। तीसरा लेक्चर होगा नागरिकता और उससे जुड़े हुए मुद्दे का, फिर आगे के लेक्चर हम आपको बताएंगे। फिलहाल 3 लेक्चर के संदर्भ में अभी अपना दिमाग आप तैयार कर लें। तो व्हाट अबाउट फर्स्ट, पहला लेक्चर होगा कानून का शासन और सत्ता का पृथक्करण। अब इसको आप पढ़ते, नोट करते, समझते चलें। भारतीय राज व्यवस्था एवं संविधान, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन
तो ये आपका सेक्शन प्रारंभिक परीक्षा में खंड 4 और मुख्य परीक्षा में प्रश्न पत्र 2, 30 नंबर की प्री में पॉलिटी के लगभग 15 क्वेश्चन और मुख्य परीक्षा का सेकंड पेपर तो पूरा इसी का है। इस तरीके से 250-30 कुल में 280 नंबर का महत्व है भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान, सुशासन, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का। इसे हमको गहरे पढ़ना, खूब बढ़िया से पढ़ना है। इससे मुख्य परीक्षा में तो सिलेबस डिटेल्स में दिए हुए हैं, प्रारंभिक परीक्षा में केवल इतनी बात कही गई पाठ्यक्रम के संदर्भ में कि राज्य व्यवस्था, संविधान, सरकार, पंचायती राज एवं अधिकार के प्रश्न तथा पॉपुलर पॉलिसीज या लोक लुभावन नीतियाँ या सरकारी नीतियाँ, इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो प्रत्यक्षता तो सिलेबस कुछ दिया गया है, पूछा सब जाएगा, तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है। एक बात और स्पष्ट हो लें, किताबें अच्छी पढ़िएगा। मौका मिलने पे प्रोफेसर अमर सेन की किताबें पढ़िएगा, भरत झुंझुनवाला की किताबें पढ़िएगा, यल नाथुराम को पढ़िए, उससे कंसेप्ट डेवलप होता है। योजना कुरुक्षेत्र तो सिविल सर्विस गीता है, उसे तो पढ़िएगा ही पढ़िएगा। तो भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था प्रारंभिक परीक्षा के लिए खंड 4 और मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र संख्या 2। लेक्चर 1, कानून का शासन। एवं सत्ता का पृथक्करण। रूल्स ऑफ लॉ एंड सेपरेशन ऑफ पावर। देखें, अब ऐसे तो एक कंक्रीट या बहुत विस्तारित मुद्दा है यह। कानून के शासन की पढ़ाई आप कहोगे कैसे पढ़ाई हो रही है, सत्ता के पृथक्करण। तो वस्तुतः भारतीय संविधान के मौलिक और दार्शनिक पक्षों को हम इसी में समेटेंगे। तो चाहे इसे आप ऐसा भी कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के मौलिक एवं दार्शनिक पक्ष फंडामेंटल एंड फिलॉसफिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। तो ये पहला लेक्चर होगा जो 2-4 दिनों में कंप्लीट होगा। यहाँ से केवल इसी लेक्चर से प्रारंभिक परीक्षा में 2 से 3 कभी कभी 4 क्वेश्चन तक, 2 तो मान लीजिए, और मुख्य परीक्षा का 1-2 क्वेश्चन। यानी कि अगर इस सेक्शन की ठीक तैयारी हो जाती है तो प्रारंभिक परीक्षा में आप मान लीजिए कि 5 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, 2-2.5, और मुख्य परीक्षा में कम से कम 2 क्वेश्चन है कि 25 नंबर का लगभग। और यह आधार है, इस नाते इसे अच्छे से पढ़ना जरूरी है। इसी पे आगे नए राज्यों का गठन, नागरिकता इत्यादि मूल अधिकार जो भी होंगे इसी पर आधारित होंगे। फिर स्पष्ट होने से यूपीएससी का कोई सिलेबस नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है। सिलेबस तो बहुत छोटा सा दिया गया है, कहा गया राज्य व्यवस्था, संविधान, सरकार, शासन से जुड़े विषय, लोक नीतियाँ, पंचायती राज और अधिकार। पूछा संविधान संशोधन पे भी जाएगा, आपातकाल पे भी पूछा जाएगा, चुनाव पर सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बेयर एक्ट अच्छे से पढ़ लें, आपके काम आएगा। बाकी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं धीरे धीरे करके, आप समझते जाएंगे।
तो वस्तुतः ये प्रखंड, हम कानून के शासन की बात या सत्ता के पृथक्करण की बात इस नाते, भारत में कानून का शासन एक संवैधानिक व्यवस्था है, एक संवैधानिक आचरण के थ्रू ही व्यवस्था चलेगी, चाहे वो व्यक्तिगत रूप में मनुष्य की हो, सामूहिक रूप में संगठन की हो और समग्र रूप में राज्य की हो, जिसकी परिकल्पना अनुच्छेद 12 में की गई है। शासन कानून का होगा और सत्ता पृथक्करित होगी, किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीभूत नहीं होगी। सत्ता कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में बंटी हुई होगी। यही भारतीय संसदीय प्रणाली की अमूर्त विशेषता है। और जो भारत की संघीय व्यवस्था की हम चर्चा करेंगे तो डिवीजन ऑफ पावर, शक्ति का बंटवारा, सत्ता केंद्र और राज्य के बीच में बटी हुई होगी। तो इस नाते मूल टॉपिक का नाम हमने तरीके से दे दिए हैं। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या अंतः संबंध है, संविधान क्या है, संविधान को समझा कैसे जाए, व्याख्या कैसे किया जाए, संवैधानिक निर्वचन, फिर संविधान की गतिशीलता, छोटी मोटी बातें। इसके बाद संवैधानिक इतिहास, संविधान के स्रोत, संविधान की प्रकृति एवं विशेषताएँ, मूल ढांचा, प्रस्तावना में निहित आधारिक और दार्शनिक संदर्भ, यानी कि प्रस्तावना के दार्शनिक महत्व, लौकिक महत्व, सामाजिक महत्व इत्यादि की चर्चा होगी। इसके बाद हमारे संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं है, उसमें संशोधन हो सकता है कि संशोधन नहीं हो सकता है, इंक्लूडिंग विद सेपरेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर एंड रूल्स ऑफ द लॉ। इतने पोर्शन हम यहाँ से पढ़ेंगे। संविधान सभा का निर्माण और साथ साथ संविधान निर्माण के स्रोत, इन सब बिंदुओं की चर्चा यहाँ पर होगी। तो इस तरीके से इतने मुद्दे आपको यहाँ पे पढ़ने लेक्चर 1 में। देखिए हम पढ़ाते चलें, इसकी नोट्स आपको मिल जाएगी पीछे से। हमारी पढ़ाई हुई सारी बातें नोट्स में नहीं होंगी, कुछ नोट्स से, कुछ अन्य तरीके की किताबों से, कुछ अन्य नोट्स यदि आपके पास हों, कुछ आपके द्वारा बनाई गई नोट्स, फिर हमारी पढ़ाई सबको इकट्ठा करके विवेक और रोहित की अपनी नोट्स होनी चाहिए, वही आपको काम करेगी। किसी के द्वारा बनाई गई नोट्स, किसी के द्वारा दी गई नोट्स आपके लिए लाभप्रद नहीं होगी, अंततः आपके सिलेक्शन में प्रभावी भूमिका नहीं अदा करेगी। प्रभावी भूमिका आपकी नोट्स ही होगी। तो इस तरीके से एक एक टॉपिक करके हम चलते हैं और फिर आपको समझाते बताते चलते हैं। राज्य व्यवस्था और संविधान का अंतः संबंध इंटररिलेशनशिप बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। देखें, इतना आप जानते हैं कि कुछ यहाँ स्थिर नहीं है, सब परिवर्तनशील है। समय परिवर्तनशील है, समाज परिवर्तनशील है, व्यवस्था भी परिवर्तनशील है। कभी हम राजतंत्रीय व्यवस्था के अधीन शासित थे, राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, राजा के द्वारा कही गई बातें प्रजा के लिए मानना अनिवार्य थी। युग बदला, समय बदला, लोक बदला, काल बदला, देश बदली, काल परिस्थिति बदली, सब बदल गया, व्यवस्थाएं भी बदली। इसी क्रम में हमारा देश औपनिवेशिक संस्कृति की जंजीरों को जोड़ता हुआ लोकतांत्रिक शासन पद्धति के आधार पर 1947 में आगे बढ़ने के लिए तैयार हुआ। तो भारत में लोकतांत्रिक शासन पद्धति अपनाई गई।
संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई, संघीय व्यवस्था अपनाई गई। इन्हीं व्यवस्था से आपूरित एक कानूनों के संग्रह या कानून का एक ढांचा बनाया गया जिसे संविधान कहा गया। हम एक संवैधानिक तंत्र की व्यवस्था में पालित पोषित देश में निवास कर रहे हैं और आज हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था एक लिखित, कठोर और लचीले के सुनम्य, विशिष्ट आकृति और व्यवहार के धरातल वाले संविधान के धरातल पे अपने देश की व्यवस्था चला रहे हैं। तो सामान्य अध्ययन के विद्यार्थियों के लिए खास तौर पर संविधान अध्ययन का विशेष विषय होगा, क्योंकि उसी से भारत की शासन व्यवस्था, भारत का सुशासन, भारत की राज्य प्रणाली, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था चलेगी। वस्तुतः संविधान संरचनात्मक पक्ष है, व्यवस्था उसी का क्रियात्मक पक्ष है। संविधान मन है, संविधान मस्तिष्क है तो व्यवस्था मन है। संविधान अंतःकरण है तो व्यवस्था उसी की पुकार। संविधान संस्कृति है तो व्यवस्था सभ्यता। संविधान दर्शन है तो व्यवस्था विज्ञान। कुल मिला जुला करके संविधान है और हम चल रहे हैं, व्यवस्था चल रही है, व्यवस्था बदल रही है। किंतु संविधान की मूल आत्मा जो कानून के शासन और सत्ता के पृथक्करण पर टिकी हुई है, यह कभी नहीं बदलती है। शासन मुसोलिनी का हो, हिटलर का हो, राम का हो, अशोक का हो, बाबर का हो, किसी का भी हो, लेकिन किसी भी व्यवस्था के आधार में होती है विधि, कानून का शासन और सत्ता का पृथक्करण। हमारे यहाँ अयोध्या स्टेशन में लिखा हुआ, सुनहु लखन बानी विबुधि बिहस कहो रघुनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अप्यस विधिहात। यानी कि कानून ही सब कुछ है। शासन कानून का हो और सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीभूत न हो, अन्यथा अनाचार होगा, अत्याचार होगा, सामान्य जनता प्रपीड़ित होगी, राजा आराम कर रहा होगा, रोम जल रहा होगा, नीरो बंसी बजा रहा होगा। तो इस प्रकार से कानून के शासन की बात, सत्ता के पृथक कर। एक बात और, हिटलर भी अपने तरीके से कानून के शासन की ही बात करता था। तो व्यवस्था कोई भी होगी, समय कोई भी होगा, किंतु व्यवस्था के मूल में यही दो बातें होंगी जो संवैधानिक तथ्य के रूप में होंगी। शासन कानून का होगा, सत्ता पृथक करित। वो चाहे राजतंत्रीय हो, कुलीन तंत्रीय हो, लोकतंत्रीय हो, कुछ भी हो। इस नाते भारत की संवैधानिक व्यवस्था के प्राण मूलक तत्व, वाइटल एलिमेंट कानून का शासन और सत्ता का पृथक्करण अनिवार्य रूप से व्यापक अध्ययन के विषय इन टॉपिकों के माध्यम से होंगे। तो तय ये हुआ कि राज्य व्यवस्था और संविधान में मन और मस्तिष्क का संबंध है। राज्य व्यवस्था मन है, संविधान मस्तिष्क है। राज्य व्यवस्था क्रियात्मक रूप है, व्यवस्था संरचनात्मक रूप है। राज्य व्यवस्था सभ्यता है, संविधान संस्कृति है। राज्य व्यवस्था पुकार है, संविधान उसका अंतःकरण संदर्भ है। राज्य व्यवस्था व्यवहारिक रूप है, संविधान दर्शन और विज्ञान। व्यवस्था चल रही है और संविधान है जो कहता है कि भारत भूमि पर अधिवसित प्रत्येक व्यक्ति, वह जो कोई भी हो, वह समता का अधिकार रखता है, वह स्वतंत्र है। उसे अपने अंतःकरण की बात, अभिव्यक्ति, मान मर्यादा, गौरव का ख्याल रखने की स्वतंत्रता है। वो अपने धर्म के अनुकूल आचरण कर सकता है। उसे शिक्षा और संस्कृति, वृत्ति और उपजीविका का अधिकार है। तो इस तरीके से भारतीय संविधान अपने नागरिकों को ढेर सारे अधिकार देता है ताकि वे मर्यादापूर्ण और गरिमामयी जीवन जी सके। ये हुआ संविधान और राज्य व्यवस्था का संबंध है। अब हम संविधान की चर्चा करते हैं। संविधान किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था का एक बुनियादी ढांचा होता है, जहाँ पे ढेर सारे नियमों और कानूनों का संकलन होता है। प्रकारांतर से वे नियम कानून व्यवस्था के विभिन्न अंगों से कहते हैं
कि आपके यह कार्य हैं, आप इसे करें। आप किसी दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप और अतिक्रमण न करें। यहीं पर बात कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की आती है, जहाँ पे कार्यपालिका का सामान्य काम है काम करना, व्यवस्थापिका का सामान्य काम है कानून बनाना। यदि कानून के अनुरूप व्यवस्था न चल रही हो तो न्यायपालिका का काम है उचित और अनुचित का निर्णय करना न्याय के रूप में। इसी को कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, जहाँ प्रत्येक अंग के सुनिश्चित कार्य हैं, इस उद्देश्य के साथ कि आप अपने कार्य को तो पूरी निष्ठा के साथ करिएगा और बहुत ही अपरिहार्य स्थिति के अलावा किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करिएगा। यह बिंदु कहीं न कहीं से सक्रियता की ओर जाती है, यह बिंदु कहीं न कहीं से उदारता की ओर जाती है और यह बिंदु कहीं न कहीं गतिशीलता की ओर जाती है। यानी हमारा संविधान गतिशील है, उदार है, सक्रिय है। यानी कि सामान्य परिस्थितियों में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी अपने दायित्वों की पूर्ति करेंगे। जो उनको संविधान ने कहा है कि तो कतिपय और किंचित परिस्थितियों में जब स्थितियां अपरिहार्य होंगी तो चेक एंड बैलेंस के सिद्धांत के थ्रू एक दूसरे के क्षेत्र में थोड़ा सा इंटरफियर कर सकती है, वहाँ अपने दायित्व महसूस कर सकती हैं और उस दायित्व का संपादन कर सकती हैं। इसी को कहते हैं हमारी संविधान की गतिशीलता, कठोर रूप में नहीं, उदारता। इसी कहते हैं हमारे संविधान की सक्रियता। इसी क्रम में आप देखते होंगे कि कभी कभी राष्ट्रपति महोदय थोड़ा सक्रिय हो उठते हैं, कभी कभी पीएमओ सक्रिय हो उठता है, कभी कभी न्यायपीठ सक्रिय हो उठती है, कभी कभी कुछ संस्थान सक्रिय हो उठते हैं, कभी कभी देखते हैं कि हमारे कुछ अधिकारी गण भी अपने सर्वमान्य दायित्वों के अतिरिक्त बढ़कर के भी थोड़ा सा काम करते हैं। तो कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं, किंतु सामान्य तौर पर हमारे यहाँ इस व्यवस्था में भी अहस्तक्षेप की बात ही मानी गई। इनमें अहस्तक्षेप की नीति चलेगी। तो तकनीकी तौर पे जब भारतीय संविधान को हम डिफाइन करेंगे तो कहेंगे नियमों और कानूनों का वह संग्रह जिसके अनुसार किसी देश की व्यवस्था चले और व्यवस्था के विभिन्न अंग अपने दायित्व आहरित करें, अपने दायित्व ग्रहण करें, तदनुरूप आचरण करें और एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप न करें, तो इसे कहेंगे संविधान। तो किसी देश की व्यवस्था उस संविधान के द्वारा ही धारित होती है, परिचालित होती है, चलती है। अब हम आपको बताएंगे कि जो संविधान हमारा है उस संविधान का निर्वचन कैसे हो। अगली टॉपिक आपकी है संवैधानिक निर्वचन। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कठिन है, थोड़ा सा धीरे धीरे समझिएगा और एक चीज़ परमानेंट समझिएगा। हम पहले पढ़ाई प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के पैटर्न पर ही होगी। एक बार अप्रोच पकड़ ली, यानी कि यह लेक्चर जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें से कितने प्री के क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने इंटरव्यू के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपके कराए जाएंगे। इसके बाद तो टॉपिक कोई भी हो, कितना भी हो, आप 3 साल बाद अभी पेपर दोगे तब तक परिस्थितियाँ और बदली हुई होंगी, लेकिन ध्यान रहे मूल कभी नहीं बदलेगा। तो संवैधानिक निर्वचन,
संवैधानिक निर्वचन, देखिए संवैधानिक निर्वचन का, पहले निर्वचन का अर्थ समझ लें। संविधान तो आप जान ही गए। निर्वचन का मतलब होता है व्याख्या, किसी चीज़ के अर्थ तत्व का पता लगाना, किसी चीज़ की मीमांसा करना। तो सरलीकरण यह है, संवैधानिक निर्वचन का शाब्दिक अर्थ है संविधान के अर्थ तत्व का पता लगाना, संविधान की समीक्षा मीमांसा करना, संविधान के पीछे छिपे हुए दर्शन को जानना, संविधान की व्याख्या करना, संविधान के प्रति एक समझ उत्पन्न करना। यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन फ्री का हो गया। यह काम केवल एक संस्था का है, वो है सर्वोच्च न्यायपीठ का, यानी कि यह काम सर्वोच्च न्यायपीठ ही कर सकते हैं। तो भारत की संवैधानिक व्यवस्था के अधीन भारतीय संविधान का व्याख्या करना, उसके अर्थ तत्व का पता लगाना, उसकी मीमांसा करना, समीक्षा करना, उसके दर्शन का पता लगाना, संविधान निर्माताओं की भाव और मंशा को समझना का दायित्व किसका है? सर्वोच्च न्यायपीठ का, प्रधान न्यायपीठ का। तो हमारे संविधान में कहीं इनके व्याख्या के लिए कोई अलग से तरीका नहीं बताया गया है। चूंकि यह काम सर्वोच्च न्यायपीठ का है, तो सर्वोच्च न्यायपीठ ने ही इसके लिए समय समय पे कुछ तरीके ईजाद किए हैं, कुछ रास्ते बताए गए हैं। यह बात हमको पढ़ने की मिलती है प्रख्यात संविधानविद डॉक्टर सुभाष कश्यप की पुस्तक हमारा संविधान से। तो ये पुस्तक बताती है कि न्याय निर्णय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायपीठ के विचारों के द्वारा हमारे संविधान की व्याख्या के लिए कुछ रूल्स बताए गए हैं, कुछ परिस्थितियां बताई गई हैं जिनके आधार पर संविधान की व्याख्या की जा सकती है। अब आप उसे, ये 6 बातें हैं, इनको रूल और सिद्धांत के रूप में एक एक करके बताते हैं। पहली बात, वास्तविक शब्द। रियल वर्ड। सामान्य नियम। रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन या जनरल रूल। इंटरप्रिटेशन, रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। उदार निर्वचन का नियम। डॉक्ट्राइन ऑफ लिबरल इंटरप्रिटेशन। लिबरल इंटरप्रिटेशन क्या? वास्तविक शब्द, सामान्य नियम। नंबर 2, 3, उदार निर्वचन का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लिबरल इंटरप्रिटेशन। पहले इन दोनों के संदर्भों में आए आप। इसमें 2 विवाद हैं। केशवानंद भारती बड़ा चर्चित केस है। यह केस अलग से हम आपको बताते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद और मेनन बनाम बॉम्बे राज्य विवाद। स्टेट ऑफ केरला, स्टेट ऑफ बॉम्बे।
इनको आप समझें। पहले दो को एक साथ पढ़िए। वास्तविक शब्द का अर्थ समझें। हमने टर्मिनोलॉजी बताई है, आपको काफ़ी सीखे होंगे, उनको और बढ़ाएं। तो हमने बताया था अनुच्छेद और धारा। अनुच्छेद का मतलब होता है जो है, जो सत्य के बराबर है, जो रियल है, जो वास्तविक है, जिसका कोई फेरफार नहीं है। तो वास्तविक शब्द का अभिप्राय हुआ जो है, इसमें किसी फेरफार की गुंजाइश नहीं। यानी कि संविधान गीता है, संविधान कुरान है, संविधान पुराण है, संविधान बाइबिल है, संविधान गुरु ग्रंथ साहिब है, या जैसे भी धार्मिक ग्रंथ हो सकते हैं, जितने भी हो सकते। जिस प्रकार से गीता और कुरान की आयतों में अपने पक्ष पोषण का, अपने आग्रह दुराग्रह का कोई मतलब नहीं है, वो वैसे समझी जाएंगी जैसे वह हैं। वैसे भारतीय संविधान भी वैसे समझा जाएगा जैसे वह है, इसमें किसी फेरफार की गुंजाइश नहीं। तो केशवानंद भारती मुकदमे में प्रधान न्यायपीठ कहती है कि भारतीय संविधान को वास्तविक शब्द रूप के रूप में समझा जाएगा। यही सामान्य नियम है। यानी कि सामान्य नियम यह है कि भारतीय संविधान को वैसे समझा जाएगा जैसे वह है, इसमें किसी फेरफार की गुंजाइश नहीं है। यही बात केशवानंद भारती मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने कही। संविधान गीता है, संविधान कुरान है, संविधान सत्य है, संविधान ईश्वर के तुल्य है। जिस तरीके से ईश्वर की महिमा, ईश्वर की सत्ता पे कोई कमेंट नहीं है, वैसे भारत के संविधान में लिखी हुई बातों पर कोई कमेंट नहीं। ये सामान्य नियम है। हाँ, खास परिस्थितियों में चूंकि संविधान की प्रकृति उदार है, तो मेनन के विवाद में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यदि कहीं संविधान की भाषा मौन पड़े, कम पड़े, अस्पष्ट हो या अर्थ तत्व न समझ में आ पाता हो, तब क्या होगा। उस दिन के लिए संविधान पीठ ने हमसे कही कि तब संविधान निर्माताओं की मंशा समझना। तो आम आदमी एक हास्यास्पद प्रश्न करेगा कि यार बाबा साहब तो हैं नहीं, बाबूजी तो मर गए, नेहरू भी नहीं है, गांधी भी नहीं है, तो उनकी मंशा कैसे समझा जाए। तो उसके पीछे एक परिकल्पनात्मक पितृपक्ष चल रहा है। जैसे यहाँ पे कि दादा सही ही कहे गए होंगे। अगर दादा ने यह कहा, दादा ने रास्ता सिखाया, तो दादा सही बताए होंगे, क्योंकि दादा पीढ़ी का हित चाहते थे। अभिप्राय ये हुआ कि बाबा साहब नहीं हैं, बाबूजी नहीं हैं, नेहरू जी नहीं हैं, गांधी जी नहीं हैं, लेकिन उनकी आत्मा पितरों के रूप में हमें अधिवसित है, जो हमसे कहती है कि यदि मौन पड़े कोई बात, समझ में न आए कोई बात, तो तर्कसंगतता के सिद्धांत को मानना, सहअस्तित्व के सिद्धांत को मानना, सहनशीलता के सिद्धांत को मानना, निरपेक्षता के सिद्धांत को मानता, विवेकशीलता के सिद्धांत को मानना। यानी कि जो शुभ है, जो सत्य है, जो शिवम है, जो सुंदर है, उसको मानना। वे भारतीय संविधान के दूरंदेशी अध्येता थे। वे भारत का जन कल्याण चाहते थे। यदि ऐसा कहीं हो भी कि संविधान की भावना, भाषा मौन पड़े, तो उन विभूतियों की भावना को समझना होगा, और उन विभूतियों की भावना को समझते समय किसी भी तरीके के आग्रह का शिकार न हो करके सकारात्मक और भारतीय संविधान को कल्याणकारी रूप में समझना। ये हुआ इन दो केसेज के माध्यम से इन दो संदर्भों का अर्थ प्रसार। जैसे है वैसे समझा जाएगा। यदि कहीं भाषा मौन होगी, अस्पष्ट होगी, तो संविधान निर्माताओं की मंशा समझना पड़ेगा। वो हमारे पितर हैं, वो हमारे पितृपक्ष हैं, वे दूरंदेशी हैं, वे हमको सकारात्मक सीख देते हैं। अभिप्राय होगा स्पष्टता के दिन भी हमें स्पष्ट सोचना पड़ेगा, कल्याणकारी सोचना पड़ेगा, सही सोचना पड़ेगा। यही इनकी मंशा है।
अब तीसरा, उदार निर्वचन का सिद्धांत। देखें, यहाँ से एक संकट पैदा होगा। ये तो कहता है जो है वैसे ही, कोई फेरफार नहीं। अब एक दिक्कत आ सकती है। हम क्षेत्र, जाति, धर्म, पद, पंक्ति, प्रतिष्ठा, आर्थिक अवस्थिति के आधार पर भेदपूर्ण हैं। यदि भारतीय संविधान को कंक्रीट शुद्ध रूप में समझा जाएगा तो हो सकता है यह बात किसी के विपक्ष में चली जाए। कहते हैं सब समान हैं, यह तथ्य है, दर्शन है, सब समान कहाँ हैं? गरीब अमीर का भेद है, छोटे बड़े का भेद है, बड़ी कुर्सी छोटी कुर्सी का अंतर है। कुछ लोग आर्थिक तौर पे सबल हैं, कुछ लोग आर्थिक तौर पर निर्बल हैं, कुछ लोगों के पास ज़मीन ही ज़मीन है, कुछ लोगों के पास ज़मीन ही नहीं। कुछ लोग अच्छे कुल खानदान के पढ़े हुए लोग हैं, कुछ लोग पढ़े ही नहीं हैं। अब क्या होगा अगर भारतीय संविधान को एक तरीके से समझा जाएगा? कदाचित इसी कारण 1950 में ही एक विवाद आया। वो विवाद था चंपकम दोरई राजन बनाम मद्रास राज्य विवाद। इसके संदर्भ में चंपकम दोरई राजन बनाम मद्रास राज्य विवाद। चूंकि संविधान किसी देश की परमोच्च और मूलभूत विधि है, उसमें फेरफार की गुंजाइश नहीं है, तो यह विवाद ला के ये बताया गया, कोर्ट का निर्णय हुआ कि आरक्षण नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 15 का मूल खंड 1 और 2, ध्यान रहे शुरू में अनुच्छेद 15 में केवल 2 ही खंड थे, जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर भेद नहीं हो। अब जब जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर भेद नहीं होगा तो जाति के आधार पर आरक्षण कैसे मिलेगा? तो अगर संविधान को क्रूड और कंक्रीट या सामान्य नियम के रूप में समझेंगे तो क्या होगा? रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। तो मूल अधिकार था, संवैधानिक था, इस नाते कोर्ट ने उसी आधार पर निर्णय भी दिया कि भाई जाति के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होगा। और जबकि सच क्या है कि भारत में जाति के आधार पर बड़ा अंतर है, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, कुछ लोग बहुत अमीर हैं। तो हमारे संविधान की उदार व्याख्या हुई और हमारे संविधान में पहला संविधान संशोधन हुआ और अनुच्छेद 15 में खंड 3 और 4 जोड़ा गया और यह तय किया गया कि भारत की संसद को यह अधिकार है कि अशक्तों के लिए, वृद्धों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए या गरीब जातियों के लिए कोई विशेष व्यवस्था कर सकती है। यानी कि भारत का संविधान कहता है, संविधान पीठ उच्च के निर्णय के आधार पे कि संविधान की व्याख्या उदार होनी चाहिए, क्योंकि अगर उदार व्याख्या नहीं होगी तो कहीं कहीं संविधान कुछ लोगों के हितों के विरुद्ध खड़ा हो सकता है। हमारा संविधान कल्याणकारी उद्देश्य के लिए है और कुछ लोगों के हितों के विरुद्ध न खड़ा हो, यद्यपि उसका यह उद्देश्य नहीं है, फिर भी तो संविधान की व्याख्या ऐसे समयों में उदार होगी। और संविधान की व्याख्या इस विवाद के बाद उदार हुई और अनुच्छेद 15 में खंड 3 और 4 जोड़ा गया, जाति व्यवस्था के आधार पर आरक्षण की स्वीकृति दी। यह है आपका उदार निर्वचन का सिद्धांत। चौथा आपका है समरस संरचना का सिद्धांत। डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन। समरस संरचना का सिद्धांत। वेंकटरमन बनाम मैसूर राज्य विवाद। ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य विवाद।
में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि संविधान की व्याख्या मध्यमार्गी हो, समरस संरचना वाली हो, संविधान के सभी भाग अच्छे से पढ़े जाएं, पूर्ण रूप से पढ़े जाएं, तभी कोई अर्थ निकाला जाए। यानी कि विरोध की स्थिति यदि कहीं पैदा हो दो बातों में, दो उपबंधों में, तो बीच का रास्ता निकाला जाए ताकि सुप्रवाह व समरसता बनी रहे। कुल मिला जुला के यह मध्यमार्गी निर्णय का विकल्प है। यदि किसी दो उपबंध में कोई विरोध हो, दो बातों में कोई अंतर हो, तो दोनों बातों को गहरे समझा और परखा जाए, तदनुरूप कोई निर्णय लिया जाए, बीच की बात निकाली जाए, मध्यमार्गी रास्ता खोजा जाए, जिससे दोनों पक्षों को, दोनों उपबंधों को समान महत्व मिले। इसी को कहा जाता है समरस संरचना का सिद्धांत। एक मिनट। अगली बात है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, पृथक्करण का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। गया प्रसाद सिंह बनाम इलाहाबाद बैंक विवाद में गया प्रसाद सिंह वर्सेज इलाहाबाद बैंक में माननीय सर्वोच्च न्यायपीठ का निर्णय था कि यदि किसी उपबंध का कोई भाग अविधिमान्य हो तो अविधिमान्य भाग की अविधिमान्यता से विधिमान्य भाग की विधिमान्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। शर्त है कि विधिमान्य भाग अविधिमान्य भाग से अलग किया जा सके, पृथक्करित किया जा सके। इसे हम बहुत सरल तरीके से आप समझते हैं। जैसे कोई दो भाई हैं, उसमें से एक भाई चोर कर्म में इन्वॉल्व है, गलत रास्ते पर है, और दूसरा भाई ईमानदार है। तो चोर भाई की या गलत रास्ते पे इन्वॉल्व भाई की गलती का दंड सही भाई नहीं भुगतेगा। शर्त है कि सही भाई गलत भाई से पृथक्करित हो, अलग हो, उसके किसी काम में कोई सहयोग न करता हो, तो इसे कहते पृथक्करण का नियम। इनवैलिड भाग की इनवैलिडिटी वैलिड भाग की वैलिडिटी को प्रभावित नहीं करेगी। शर्त है कि इनवैलिड भाग वैलिड भाग से अलग किया जा सके। एग्जाम्पल बताया जा चुका। एंड लास्ट, भावी विरुद्ध निर्णय का सिद्धांत। 6, भावी विरुद्ध निर्णय का सिद्धांत। इसे भूतलक्षी विधान भी कहते हैं। वस्तुतः यह गोलकनाथ मुकदमे में आया हुआ विचार है। इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई भी निर्णय जो आज हुआ है वह आज की तारीख और ऑनवर्ड लागू होगा, प्रतीप दिशा या उल्टी दिशा में उसका प्रभाव नहीं रहेगा।
इसे कहते हैं भूतलक्षी विधान या भावी विरुद्ध निर्णय का सिद्धांत। अभिप्राय ये हुआ कि इसे भारत सरकार कोई निर्णय लेती है नौकरियों के ही संदर्भ में कि आज तारीख 7 सितंबर 2020 से महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% के बजाय 40% रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो इस निर्णय का प्रभाव 7 दिसंबर 2020 ऐन ऑनवर्ड लागू माना जाएगा। अगर सरकार ने कोई अलग से दृष्टिकोण नहीं बताया है, अलग से कोई शर्त नहीं की है, तो कल जो वैकेंसी निकल यानी कि 6 सितंबर को या उससे पहले उसमें लाभ महिलाओं को नहीं मिलेगा। यानी कि निर्णय का प्रभाव उसी दिशा से, उसी दिन से जिस दिन से वह निर्णय लागू हुआ है। इसी कहा जाता भूतलक्षी विधान या भावी विरुद्ध निर्णय का सिद्धांत। कुल मिला जुला करके हमारा संविधान है की अवधारणा पर है, सत्य की अवधारणा पर है, गीता कुरान की अवधारणा पर है, उसकी प्रकृति उदार है, वह कतिपय और किंचित परिस्थितियों में समरस है, पृथक्करण के नियम को फॉलो करता है और सबके बाद निर्णयात्मिका शुद्धि के लिए भी जाना जाता है। उचित और शुद्ध निर्णय जिस दिन से निर्णय हुआ उसी दिन के। तो आपका हुआ संवैधानिक निर्वचन। अब हम आपको अगली टॉपिक पढ़ाते हैं, भारतीय संविधान में गतिशील अवधारणा। संविधान की गतिशीलता, मोबिलिटी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चरैवेति चरैवेति, हम 1987 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बॉटनी डिपार्टमेंट में गए तो उद्देश्य तो कुछ और था, करने कुछ और लगे। फिलहाल करने कुछ गए थे, फंस किसी और काम में गए। बहरहाल अब उसको इस समय छोड़ें। फिलहाल 1923 में वनस्पति विज्ञान विभाग की स्थापना हुई तो वहाँ पे ऋग्वेद का एक श्लोक लिखा हुआ है। उसका हिंदी में सार संकलन ये है कि मनुष्य जब सोता है तो भाग्य सोती रहती है, मनुष्य उठता है तो भाग्य उठ जाती है, खड़ा होता है तो भाग्य खड़ी हो जाती है, मनुष्य चलता है तो भाग्य चलने लगते हैं। इस नाते मानव जात से अपेक्षा है चलते रहें चलते रहें चलते रहें चलते रहें। विवेकानंद जी कहते हैं रुकना मृत्यु है और चलना जीवन। तो हमारा संविधान भी गतिशील है। यह सक्रिय संस्थानों का सजीव संघट्ट है, यह निर्जीव दस्तावेज नहीं है। जो हमसे कहता है, हमारे संविधान के स्रोत में गांधी जी की आत्मा को भी पाएंगे जो हमसे कहते हैं कुछ दूर चले आए हो, अभी बहुत दूर जाना है। हमारा संविधान भी हमसे यही कहता है। 74 वर्षीय लोकतंत्र के ध्रुव जो परिपक्वता तुमने अर्जित की है, जो बिना रक्तपात और हिंसा के सत्ता का स्थानांतरण किया है, विश्व के प्रभु लोकतंत्रों में तुम्हारी चर्चा हुई है, तुम्हारा आर्थिक सामाजिक उत्थान हुआ है, वो वस्तुतः इसी संविधान की बदौलत है। किंतु अभी भी तुम्हें बहुत कुछ पाना है। इस नाते संविधान की गतिशीलता के आचरण को हमने क्या कहा, संविधान मस्तिष्क है, मन मनसा है, उसको गतिशील बनाए रखो। लखनऊ से लंदन के बीच की दूरी और कम करो, विश्व गांव की अवधारणा को स्वरूप दो, विश्व गुरु बनो न बनो, लेकिन समाज में इंसानियत का परचम, विश्व में इंसानियत का परचम तो जरूर फैलाओ। और यह तभी होगा जब हमारे संविधान को उसको गतिक रूप में समझा जाए। हमारे संविधान और हमारी व्यवस्था में मन और मस्तिष्क का संबंध है। संविधान संरचनात्मक है,
व्यवस्था क्रियात्मक है। तो जैसे मन और मस्तिष्क में उपजे विचारों को मन गति देता है, वैसे हमारा संविधान हमको प्रेरित करता है कि बदली हुई परिस्थितियों के आधार पर जो यथासंभव सकारात्मक हो, शुचि हो, पवित्र हो, सत्यम और शिवम की अवधारणा वाला हो, समाज की गतियों, समाज की आकांक्षाओं के अनुकूल हो, तो अपने संविधान में संशोधन करके इन मानव जाति के गरिमापरक लक्ष्यों को प्राप्त करने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। इसी को कहते हैं हमारे संविधान की गतिशीलता। मोबिलिटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें एक ऐसी परिपाटी बनानी है, हमें एक ऐसी व्यवस्था बनानी है जो संविधान को राजव्यवस्था के माध्यम से चलायमान बनाए, लोकतांत्रिक उद्देश्यों को पूरा करे, सामाजिक कल्याणों को गति मिले। इसी कारण हमारे संविधान में अनुच्छेद 368 लाया गया है, ताकि बदली हुई परिस्थितियों में जब जन आकांक्षाएं अतिरिक्त डिमांड कर रही हों तो अनुच्छेद 368 के धरातल पे इंडियन पार्लियामेंट उसमें संशोधन कर ले, जो अभी आपने चंपकम दोरई राजन के विवाद में देखा। चंपकम दोरई राजन का विवाद कहता है कि मूल संविधान की प्रकृति के अनुरूप जाति के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, तो हमारी संसद ने पहला संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और 15 में खंड 3 और 4 जोड़ा गया और यह तय किया गया कि जातियों के आधार पर आरक्षण होगा। यह तय किया गया वृद्धों, अशक्तों, बच्चों, महिलाओं के लिए विशेष कानून संसद चाहे तो बना सकती है, इस पर कोई रोक नहीं। इसे कहते हैं हमारे संविधान की गतिशीलता। हाँ, वर्तमान संदर्भों में हमारा संविधान कहीं कहीं गतिहीन दिखाई पड़ता है। जैसे आप देखें तो हम पहले प्रावधानों में चलते हैं। प्रावधानों में क्या है? अनुच्छेद 19 खंड 1 क्या कहता है? प्रवेशानुमति। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अखंड भारतीय भूभाग में जहाँ चाहे जाएं, आएं, रहें, रचें, बसें, कोई रोक नहीं है। बट व्हाट अबाउट आर्टिकल 370? लेकिन 370 क्या कहती है कि JNK में नहीं। अलग बात है कि प्रावधान हटा लिया गया है। तो अभी 2-4-6 महीना पहले अनुच्छेद 19 की मर्यादा थी कि अनुच्छेद 370 का पालन होगा, और अनुच्छेद 370 कहता था कि जम्मू और कश्मीर में प्रवेशानुमति नहीं है। इस प्रकार 6-7-8 महीने पहले हमारे संविधान की गति अवरुद्ध होती थी। वहीं अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। वहीं अगले क्षण क्या कहा जाता है कि देखते ही गोली मार देने का आदेश। देखते ही गोली मार देने का आदेश। तो आपका संविधान गतिशील कहाँ हुआ? तो प्रावधानों में हमारा संविधान इस आधार पर कहा जाएगा कि गतिशील नहीं है। ऐसे आप प्रस्तावना में आए। इंट्रोडक्शन क्या कहता है? हम संप्रभु हैं। सॉरी, इसका खूब डिटेल होगा आगे। यहाँ सबसे मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में हम संप्रभु हैं, लेकिन आज हम कहाँ? विश्वीकरण में हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? संप्रभुता का मतलब होती अपनी स्थानीयता की सीमा में निर्णय लेने की स्वतंत्रता। किंतु विश्वीकरण क्या कहता है? भारत के
घरेलू आंगन में शाम को भिंडी की सब्जी बनेगी कि परवल की, अब भारत नहीं डिसाइड करेगा, विश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन डिसाइड करेगा। यानी कि हमारी संप्रभुता अब तार तार हो रही है। हम कोई निर्णय सीधा और सख्त लेने की स्थिति में नहीं है, तो संविधान की गतिशीलता रुकती है। एक शब्द है समाजवाद। कहने को हम समाजवादी हैं, किंतु आज हम पूंजीवादी हो चुके हैं, व्यवहारिक अर्थों में, या निजीकरण की ओर बढ़ चुके हैं। तो हमारी समाजवादी अवधारणा पूंजीवाद या निजीकरण की ओर जा रही है, जो हमसे कहती है कि अब हमारी समाजवादी दर्शन अपने स्वरूप को खो रहा है। ये हमारे संविधान की गतिशील अवधारणा के विरोध की कुछ बातें हैं। लेकिन इन बातों के कारण आप ये नहीं कह सकते हमारा संविधान गतिशील नहीं है। हमारा संविधान समग्र, समुचित, तर्कसंगत, व्यवहारिक, विवेकशील, सहनशील और सहअस्तित्ववादी दर्शन के धरातल पे पूरी तरीके से गतिशील है। तो ये कुछ टॉपिक्स हुई। अब हम आपको अगला एक बड़ा टॉपिक बोलने जा रहे हैं, जिसे हम नहीं पढ़ाएंगे, मजहर जी पढ़ाएंगे। छोटा सा आइडिया, संवैधानिक इतिहास एक बड़ी टॉपिक है जो लीगल हिस्ट्री में आपको पढ़नी है, ला के या इतिहास में संवैधानिक इतिहास में पढ़ना है। तो इसे मजहर जी पढ़ाएंगे। हमको विदत, प्रतिनिधि विचारण मंडल, पंचायतें, समितियाँ, वैदिक विचार जो प्राचीन भारत की थाती थे, या ये कहना कि सुनहु लखन बानी विबुध बिहसी कहो रघुनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अप्यस विधिहात जैसी विचारधारा, अंग्रेज़ों का आना जो हमारे यहाँ आए थे व्यापारी बन के, करने लगे शासन। तो प्राचीन भारत, अंग्रेज़ों का शासन, फिर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 के भारत सरकार अधिनियम तक की पढ़ाई आपको मजहर जी कराएंगे। अगर यह आपका अच्छे से तैयार हो जाता है तो आप यकीन मान लें कि प्रारंभिक परीक्षा के 2 क्वेश्चन पक्के। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत सरकार अधिनियम के बारे में कौन सा तथ्य शामिल नहीं है, तो या अधोलिखित तथ्यों में से कौन कौन से तथ्य 1, 2, 3, 2, 3 भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल हैं। तो ये आपका इंटरेस्टिंग है। इसे मजहर जी आपको पढ़ाएंगे अच्छे से, और आप उनसे खुद दिल खोल के पढ़िएगा। तो संवैधानिक इतिहास, ला की भाषा में लीगल हिस्ट्री, इसे आप आगे पढ़ेंगे। अगला चैप्टर आपका है संवैधानिक स्रोत और संविधान सभा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी, कौन थे संविधान सभा के अध्यक्ष सदस्य कौन थे, अन्य सदस्य कौन थे, कौन मर गए, कौन बीच में आए, संविधान निर्माण में लगा हुआ समय इत्यादि। दो वर्ष 11 माह 18 दिन, किस दिन से किस दिन के बीच में। 1934 में गांधी जी ने कहा, क्या कहा, कैबिनेट मिशन आया कैसे, ये सब चीज़ें आप नोट्स से पढ़िएगा। संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसने किया, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, मूलाधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये सब चीज़ें आप पढ़िएगा नोट्स से जो आपको मिल रही है। कहते हैं जब कोई संविधान बनता है तो उसके कुछ आधारभूत प्रकल्प होते हैं, स्रोत होते हैं। तो जब भारत का संविधान भी बना तो भारतीय और यूरोपीय पश्चिमी कुछ स्रोत थे। भारतीय दर्शन, भारतीय जीवन पद्धति, गीता, कुरान, गांधी, ये सब भारतीय दर्शन के पारंपरिक मौलिक घरेलू स्रोत थे।
फिर आयरलैंड से क्या लिया गया, न्यूजीलैंड से क्या लिया गया, अफ्रीका से क्या लिया गया, अमेरिका से क्या लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया। इन सब बातों को मिला करके हमने भारत का संविधान बनाया। इस नाते भारतीय संविधान को कभी कभी कहा जाता है उधार का थैला। ये सब चीज़ें आप खुद से पढ़िएगा नोट से, यहाँ पे टाइम खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब हमारी नोट्स से भी मिल जाएंगे और परीक्षा मंथन के विशेषांक से। ये सब छोटी छोटी चीज़ें होंगी जो हम पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन आपको पढ़ना ज़रूर पड़ेगा थोड़े से कॉन्फिडेंस के लिए। और कभी कभी एक आध क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है जो प्रश्न में हम आपको कराएंगे। अब हम आपसे कल मिलेंगे इस संदर्भों में। तो जो पहली चर्चा करेंगे कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बन गया, तब तक 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग चुके थे, सारा टाइम वाइम हो गया। तो भारत का संविधान फिर 2 महीना आगे खिसका के 26 जनवरी को क्यों बनाया गया, पूर्ण प्रवृत्त किया गया, यह बात। और भारतीय संविधान की प्रकृति एवं विशेषताएं की विशेष चर्चा होगी। शायद उसी में क्लास ख़त्म हो जाए, बचेगा तो बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह आगे बढ़ेंगे। तो जब यह टॉपिक ख़त्म हो जाएगी, यह लेक्चर ख़त्म हो जाएगी 1, 2, 3 दिन, अधिकतम 4 दिन, उसी बीच आपको प्री मेंस इंटरव्यू के सारे क्वेश्चन कराए गए। पढ़ने की यही रीति होनी चाहिए कि प्री मेन इंटरव्यू के धरातल पे आप कवर करें, अपने व्यक्तित्व का एक समग्र विकास करें। ढेर सारी शुभकामनाएं। कल फिर यहीं से भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों पूर्णतः प्रवृत्त किया गया, जबकि बन तो 26 नवंबर 1949, 2 महीने के खिसकाव के बीच की कहानी, फिर भारतीय संविधान की प्रकृति और विशेषताएं, आगे बढ़ते हुए कदम। धन्यवाद।